हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। पेनक्रीज भी कहते हैं इसको, या पेनक्रियाज। तो देखिए, अग्नाशय ग्रंथि इसका टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीटीआई एग्जाम हो या फिर रीट का एग्जाम हो। तो देखिए, जो अग्नाशय ग्रंथि है, तो आपने देखा होगा, जैसे ये कृषिका, ये आमाशय, और आमाशय से फिर ये प्रारंभ होकर ये ग्रहणी, यानी छोटे आंत का भाग ग्रहणी, इस प्रकार से फिर अंदर जाती है उदर गुहा में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, ये करत रहता है लीवर, और यहाँ से एक संरचना निकलती है, फिर इसके नीचे होकर के इस टाइप से एक पत्तेनुमा आकृति की संरचना बनती है। तो पत्तेनुमा जो आकृति की जो संरचना बनती है, ये क्या है, एक प्रकार से ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय, तो ये जो अग्नाशय है, ये दो प्रकार से, यानी देखा जाए तो अग्नाशय क्या है, एक प्रकार की क्वेश्चन है, अग्ना मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब, यानी इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी के। बहिर्स्रावी व अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, वैसे आपने देखा होगा ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है, जैसे प्रश्न में ले तो बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी। दूसरी होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। और तीसरी होती है मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि। तो तीन प्रकार की होती है। देखिए, बहिर्स्रावी में इनमें अपने स्राव को ले जाने के लिए क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। यानी इनका जो स्राव, इनसे जो पदार्थ स्रावित होते हैं, उनको ले जाने के लिए क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है इसमें, ये नलिकाएं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी, इसमें अपने स्राव को ले जाने के लिए किसी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें जो रक्त जो होता है, रक्त का जो परिवहन है, यानी ये तो एक प्रकार से नलिका युक्त, और ये होती है नलिका विहीन। नलिका विहीन, नलिका विहीन होती है ये। तो इस प्रकार से, और ये जो है इसमें दोनों के, यानी ये नलिका युक्त और नलिका विहीन, तो इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं, किसमें, मिश्रित ग्रंथि में। तो याद रखिए, अग्नाशय हमारे शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि इसमें बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। बहिर्स्रावी के रूप में तो इसमें से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम, पाचक एंजाइम। और ये एंजाइम स्फिक्टर ऑफ ओडाई नामक एक संरचना रहती है यहाँ पर, तो ये ग्रहणी में जाते हैं, ये ग्रहणी है, ये ग्रहणी। तो अग्नाशय के लगभग मानो 10 से 12 एंजाइम स्रावित होते हैं इससे, अग्नाशय ग्रंथि से। और ये एंजाइम सभी जाकर के ग्रहणी में कौन से माध्यम में पाचन का कार्य करते हैं, ये करते हैं क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में पाचन का कार्य करते हैं। जबकि आमाशय में कौन सा माध्यम रहता है, अम्लीय माध्यम रहता है, क्योंकि आमाशय की जो दीवारें होती है ना, उनसे क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ये।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो हानिकारक होता है। वैसे आप जैसे किसी भी शरीर के हिस्से पे टच हुए तो वहाँ घाव हो सकता है, लेकिन सवाल उठ रहा है फिर आमाशय की जो दीवार है उसमें तो घाव होता ही नहीं है। तो ये मानिए सलेस्मा का यानी एशियल रोधी सलेस्मा का क्या है, यहाँ पर एक परत पाई जाती है, इसके कारण एशियल का सर नहीं हो पाता है। कभी कभी किसी कारणवश जैसे बहुत तेज मसाले खाने से या फिर एल्कोहल का सेवन करने से, तो ये जो आमाशय होता है इसकी झिल्ली क्या है कमजोर हो जाती है, तो फिर ये एशियल क्रिया करने लग जाता है और आमाशय की दीवारों में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़े पहले इसमें ये देख लेते हैं कि अग्नाशय जो ग्रंथि है एक प्रकार से क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि में पहले ये देखते हैं हम कि अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अग्नाशय में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिनको कहते हैं लेगरहेंस दीपिकाएं। अग्नाशय ग्रंथि इसमें पाई जाती है लेंगरहेंस दीपिकाएं। दीपिकाओं का मतलब समूह रहता है। ये लेंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। तो देख इसमें जैसे छोटे सी कार्ड के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें आसपास पूरी जो है समूह रहता है ना, तो इसमें ये ग्रंथियां पाई जाती है। बड़ा करके देखते हैं इसको, यानी ये स्रावी कोशिकाएं रहती है या स्रावी ग्रंथियां रहती है। जैसे ये सभी जगह ये पाई जाती है। मेन इसमें चलते हैं हम अंदर की तरफ, यानी इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये एक ही नहीं होती, इस टाइप से इसमें पूरे संयोजक तक फैला रहता है इसमें पूरा ये, और फूल की तरह नजर आती है। जैसे ये ग्रंथियां जो है इस टाइप भी आकार में दिखाई देती है, तो स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें, लेंगरेंस दीपिकाओं में। एक तो जैसे जो माने जैसे एल्फा बीटा और गामा, तो इसमें एक कौन सी रहती है, एक तो रहती है एल्फा सेल जो मध्यम आकार की रहती है। ये एल्फा सेल, एल्फा कोशिकाएं क्या होती है, मध्यम आकार की, मध्यम आकार की। एक रहती है ये बीटा सेल, बीटा सेल ये बड़े आकार की होती है, याद रखिए। और एक होती है सबसे छोटे आकार की, ये इनको डेल्टा या गामा सेल कहते हैं, डेल्टा या गामा सेल, ये सबसे छोटे आकार की होती है। तो याद रखिए लेंगरेंस दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। बीटा जो सेल रहती है वो बड़े आकार की होती है, और बड़े आकार के होने के साथ साथ ये संख्या में अधिक होती है, यानी इनकी लगभग कितनी मात्रा रहती है, 60% मात्रा रहती है। जबकि जो एल्फा कोशिकाएं रहती है, तो एल्फा कोशिकाओं की जो मात्रा लगभग कितनी, 25% रहती है एल्फा कोशिकाओं की। और गामा या जो डेल्टा कोशिकाएं वो सबसे कम संख्या में रहती है, यानी कि 10% इसकी मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिए ये पूरी जो ये होता है लेंगरेंस दीपिकाएं, तो उसमें ये सभी कोशिकाएं समान रूप से वितरित रहती है। तो ये मेन देखने वाले पॉइंट कौन सा है कि ये बड़े आकार की होती है, ये कौन सी, बीटा कोशिकाएं, इनकी लगभग 60% मात्रा होती है। दूसरी होती है ये एल्फा कोशिकाएं, ये क्या है, मध्यम आकार की होती है, देखिए मध्यम आकार दिख रहा है, और इनकी लगभग 25% मात्रा होती है। एक होती है सबसे छोटी कोशिकाएं, तो ये जो होती है डेल्टा या गामा सेल कहलाती है, और ये 10% इनकी मात्रा होती है।
तो इनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। पहले जब हमने स्टडी की थी कि वो बहिस्रावी के रूप में, तो इससे क्या निकलता है, पाचक एंजाइम। लेकिन जो अंतःस्रावी के रूप में ये जो कार्य करती है, तो ये कार्य करती है, तो इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं इससे, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पर इनमें पाई जाती है लेंगर हैंस दीपिकाएं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो एल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा या गामा सेल। एक ही नाम याद रखते हो आप ज्यादातर, डेल्टा सेल, इनको गामा सेल भी कहते हैं। तो इनसे तीनों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। बहुत सी बार क्या हार्मोन मिक्स हो जाते हैं, इससे कौन सा स्रावित होता है, तो इसलिए याद रखिए हमेशा, इससे ए यानी जी ग्लूकोगोन, ग्लू जैसे जो है ना ग्लू, ग्लूकोगोन स्रावित होता है इससे। इससे स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन, और इससे स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। तो 3 हार्मोन स्रावित होते हैं ये। एक तो ग्लूकोगोन, इसे इंसुलिन, और इसे सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं ये। अब देखिए इनको कैसे याद रखा जाए। एक सामान्यतः मतलब एक शब्द होता है, जैसे कोई भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं जैसे AGBIG सा, तो इस टाइप से यूं ए याद रखो, AGBIG सा। तो AG देखो, ये BI और ये G, मैंने बोला ना गामा भी कहते हैं इसको और डेल्टा सेल भी कहते हैं इसको। तो AGBIG सा, 100 का मतलब सा। इस टाइप से ऐसे याद रखा जा सकता है इनको AGBIG सा के रूप में। तो ये आपका कभी भी यूं नहीं होगा कि ये हार्मोन इससे स्रावित होता है ये इस टाइप से, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार। फिर याद रखने का आसान तरीका है ये, कौन सा, AGBIG सा, इस प्रकार से। अब देखते हैं ये हार्मोन कैसे कार्य करते हैं। ग्लूकोगोन, ये क्या करता है, नाम ही देखिए ग्लूकोगोन, ये क्या करता है, जो होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है ये ग्लूकोगोन। जबकि इंसुलिन उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, आप देखते हो इस हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज मिलेटस नामक रोग होता है। तो ये हमारे रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अर्थात ग्लूकोज जो होता है ना, तो उसको काय में चेंज कर देता है, ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, इसको नियंत्रित करता है ये। जबकि ये ग्लाइकोजन को काय में चेंज करता है, ये ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी बढ़ाता है। और ये वाला जो हार्मोन है, दोनों हार्मोन का क्या करता है, संदमन करता है। दूसरा जो भोजन है उसके स्वांगीकरण की दर को बढ़ाता है। भोजन स्वांगीकरण का मतलब है पोषक पदार्थ जब जीव द्रव्य में विलय होते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो एक बार फिर देखिए, ये तो क्या करता है, ये तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यानी ग्लूकोज की जो मात्रा है ना उसको बढ़ाता है ये, ग्लूकोज की मात्रा को जो क्या करता है, ये बढ़ाता है ये। आगे इसमें और देखते हैं। जबकि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, या न्यूज देख सकते हैं इसका एक तरह से यूं अर्थ ये, पहले इसका देखो, ये क्या करेगा,
ये जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण। जबकि ये जो हार्मोन है ये कौन सा, ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन प्लस इंसुलिन, इंसुलिन दोनों का संदमन करता है। ये दोनों का संदमन करता है, यानी दोनों को जो है ना बैलेंस में रखता है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा कैसे नियंत्रित होगी, हमारे शरीर में जब ज्यादा क्या जाता है, ग्लूकोज होता है रक्त में, तो ये उसको काय में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। जबकि ये क्या करता है, ग्लूकोगोन, नाम से पता लग रहा है ग्लूकोन, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को काय में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को काय में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से दोनों हार्मोन समांतर रूप से कार्य करते हैं। जबकि ये जो हार्मोन होता है ये कौन सा, सोमेटोस्टेटिन, ये दोनों हार्मोन का क्या करता है, संदमन करता है। तो 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एल्फा कोशिकाओं से कौन सा, ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और जो गामा या डेल्टा कोशिकाएं होती है उनसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका कार्य हो गया, इसका कार्य हो गया, और इसका कार्य हो गया। इसकी आपको याद है, इसकी कमी से अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो इसकी कमी से जो है ना, ये जो ग्लूकोज है ना वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती रहेगी, जिसके कारण कई प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होगी और मुख्य रोग होगा डायबिटीज मिलेटस, यानी जिसको कहते हैं मधुमेह रोग। तो इसी में, इसलिए आपने देखा होगा जो पेशेंट होता है ना डायबिटीज, क्या लेते हैं, या तो टेबलेट के रूप में लेते हैं इंसुलिन की, या फिर ज्यादा स्तर जब ग्लूकोज का कम हो जाता है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है ब्लड में, तो इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोज का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है जब दी जाती है, यानी इंजेक्शन लगाया जाता है इसको इंसुलिन थेरेपी कहते हैं। ये भी याद रखिए, भूखे पेट में नहीं दिया जाता है, ये कुछ खाने के बाद दिया जाता है, ये अन्यथा शॉक हो जाते हैं, इंसुलिन शॉक भी कहते हैं इसको। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे जो इसमें बनने लायक है। तो 2-3 चीजें इसमें क्लियर होगी जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।